Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर इंडिया गठबंधन में मची हलचल तक पिछले हफ्ते देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों पर आपके सवालों पर चर्चा करने हम एक बार फिर हाजिर हैं। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा आपका। चलिए शेखर, 26 जनवरी का हफ्ता है, उसका वीकेंड है और दुनिया भर की खबर है, राजनीति की भी बहुत खबर है। हम जब बात करें तो नीतीश कुमार की भी एक चल पड़ी है, लेकिन उनके तो हर 6 महीने में कुछ ना कुछ चली पड़ती है। जी जी, चलिए शेखर, सवालों से शुरुआत करूंगी। पहला सवाल है सूरज का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष, मीडिया और विपक्ष ने मान लिया है कि 2024 बीजेपी ही जीतेगी। कुछ ऐसा ही माहौल 2004 में भी था, जब सभी ये मान बैठे थे कि अटल बिहारी सत्ता में वापस आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है जिससे ये लगे कि जनता एक बार फिर सबको चकित कर सकती है? देखिए, 2004 में और अभी में चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2004 में और 24 में बहुत फ़र्क है। उसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि 2004 में जो शुरुआत थी वो करीब 200 के आसपास के नंबर से थी बीजेपी की। अब शुरुआत 303 के साथ है जी। दूसरी बात, 2004 में वो गठबंधन सरकार थी एनडीए की। अब ये गठबंधन सरकार नहीं है बीजेपी की, कहते हैं उसको एनडीए, लेकिन वो बीजेपी की सरकार है। और उस समय वाजपेयी एक नेता थे, लेकिन जैसी उनकी उम्र थी उस समय, उनकी एज थी और जैसे उनकी हेल्थ की स्थिति थी, तो ये लगता नहीं था कि बहुत लंबे रहने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक टर्म और उस टर्म का भी भरोसा नहीं। और उनकी पार्टी में भी बहुत क्लेमेंट थे। तो वो सब बातें मिला के जो गैप, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, सब बातें मिला के आज की स्थिति और तब की स्थिति में बहुत फ़र्क है। और उसके अलावा एक बड़ी बात ये भी है कि जब आप एक गठबंधन सरकार से आते हैं और उस गठबंधन में कई पार्टनर ऐसे होते हैं जो छोड़ के चले गए होते हैं, जो दूसरी तरफ चले जाते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी हैं। पहले वो वाजपेयी जी के कोalition में थी, फिर वो छोड़ के चली गई थी। तो द्रविड़ पार्टीज थी, डीएमके, एडीएमके। तो ऐसी बातें जब होती हैं तो उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आगे पीछे पार्टियां होती हैं, आगे पीछे सीटें भी होती हैं। इस समय वो स्थिति नहीं है। फिर से मैं कहूँगा कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे पता है चुनाव में क्या होने वाला है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि 20 साल पहले जो चुनाव हुआ 2004 में, उसमें और अभी में बहुत फ़र्क है। अगला सवाल दीपक पदियारी का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं मेरा सवाल अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन पर है। मैंने इस घटना पर द प्रिंट की रिपोर्टिंग पढ़ी और देखी भी है। मुझे कहना होगा कि आपने इस टॉपिक पर वाइड रेंज के व्यूज़ को कवर किया है। क्या आपके पास ऐसे किसी राष्ट्र का उदाहरण है जो धर्म आधारित राजनीति पर कायम रहकर प्रगति करता रहा हो? अगर नहीं, तो क्या आमतौर पर मीडिया को स्ट्रांगली सामने नहीं आना चाहिए और नागरिकों को इस रास्ते पर चलना जारी रखने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताना चाहिए? एक वार्निंग नोट के साथ सामने आने या हमें भगवान राम के मूल्यों की याद दिलाने के बजाय अधिकांश लोग आस्था चैनल की तरह भक्ति भाव में गहराई से डूबे हुए देखे गए। वो बोल रहे हैं शेखर के अधिकांश वीडियो सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों पर घटना के शॉर्ट टर्म परिणामों पर केंद्रित थे। एक सुझाव ये होगा कि क्या वे दर्शकों के लिए लॉन्ग टर्म राजनीतिक परिणाम पर अपनी राय पेश कर सकते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सटीक भी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा पिछले हफ्ते का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपूर्वा शेयर कर देंगे लिंक आपके साथ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ। उसमें वही बात कही गई थी। हालांकि उसमें बात हम कर रहे थे कुछ इस्लामिक देशों की। उसमें हमारा कहना यह था कि ये ऐसा समय है दुनिया के इतिहास में जबकि जो राजनीतिक इस्लाम, मतलब राजनीतिक इस्लाम क्या होता है कि जिस देश में उसकी सरकार, उसका राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, उसकी नीतियाँ और उसका स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग वो इस्लाम के नाम से हो, जी। वो
सशक्त इसलिए है कि न्यूसेंस वैल्यू से है, लेकिन वैसे वो बहुत कमज़ोर है। और मुस्लिम पॉपुलेशंस जहाँ पे आबादियाँ उन देशों में जहाँ पे कि धर्म को देश का, राष्ट्रवाद का या अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का या राष्ट्रीय राजनीति का उसका आधार नहीं बनाया गया है जी। वहाँ पे वो बहुत मजबूत हैं। जैसे कि इंडोनेशिया का हमने उदाहरण लिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत भी है, सबके ग्रीवेंसेस है वहाँ पे, लेकिन वो उस तरह की इंस्टेबिलिटी नहीं है। तो उसमें हमने एक लाइन ये भी बोली थी कि ये उन सब के लिए सबक है जो सोचते हैं कि हम अपने राष्ट्रवाद को, हम अपने देश को, हम अपनी राजनीति को अपने धर्म के नाम में ढाल लें। तो ये भारत के लिए भी इसके अंदर बहुत बड़ा एक लेसन है कि आप किसी भी धर्म के नाम से अपना देश बनाएं, चाहे वो इस्लाम के नाम से, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के नाम से, चाहे वो हिंदुत्व के नाम से, वो आज के मॉडर्न ज़माने में आगे चलने वाली बात नहीं है। इस समय अगर आप धर्म की बात कहें तो एक ही देश है दुनिया में जो फुल्ली धर्म के नाम से बना हुआ है, वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो इजराइल है। पाकिस्तान भी धर्म के नाम से बनाया गया, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान की भी हालत खस्ता है। जबकि बांग्लादेश के भी संविधान में लिखा हुआ है कि स्टेट रिलीजन वहाँ का इस्लाम है, लेकिन उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बनाया, पीपल्स रिपब्लिक रखा है उसको, और थोड़ा सा अपनी तरफ से उसको न्यूएंस किया है। एक इजराइल ऐसा देश है जो पूरी तरह से धर्म के नाम बना हुआ है। अभी तक वो काफ़ी अच्छा चलता रहा है क्योंकि उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि धर्म के नाम से बना, लेकिन जो वहाँ पे डेमोक्रेसी है और इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत मजबूत बने। वो इतने मजबूत बने कि वहाँ करीब 20% आबादी अरब लोगों की है, जो ज़्यादातर सबके सब मुसलमान हैं। उन सबको भी बराबर वोट देने का अधिकार है। और जैसे उनके यहाँ पे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है तो उनके भी कुछ सीटें आती हैं, 10-12 सीटें उनके 120 का 65 होता है। तो कोई गठबंधन की सरकार बनती है उसमें उन पार्टियों के भी मेंबर होते हैं। तो अभी तक वो चेक्स एंड बैलेंसेस थे, लेकिन नेतन्याहू की सरकार में धर्म के नाम से अब इतना काम शुरू हो गया है कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस कम हो गए हैं। इससे इजराइल कमज़ोर हो गया है कि अब इजराइल देखें कि जो गाज़ा में इतने दिनों से वो बमबारी कर रहे हैं, उससे जो इजराइल के समर्थक देश भी हैं वो भी अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है ये सामरिक दृष्टि से देखकर नहीं हो रहा है, स्ट्रेटेजिक विजन के साथ नहीं हो रहा है, ये बदले की भावना से हो रहा है। ये हो रहा है कि उन्होंने आप मारे, हम लगातार मारते ही जाएंगे। अब आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है ये नहीं है। इजराइल की जो अभी तक जो इमेज है, रेपुटेशन है, वो ये है कि वो बड़ा ठोक बजा के, सोच के, इंटेलिजेंस गैदर करके सर्जिकल तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस तरीके से बिना सोचे समझे लगातार धुआंधार बमबारी, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो इजराइल अब तक रही है नहीं करती है, ये एक थियोक्रेटिक स्टेट करती है। तो वहाँ भी आप देखें कि धर्म का आधार बनाया तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट अभी आपको मिल रहा है। और उसमें कहानी क्या है कि ये जो कोalition बना है इजराइल में, इसमें काफ़ी कोalition पार्टनर्स ऐसे हैं, जैसे कि वहाँ उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्मॉट्रिच कुछ ऐसे नाम है उनका शायद, वो बिल्कुल ही राइट विंग और बिल्कुल ही स्क्रिप्चर्स को लेके आए हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में कभी लिखा हुआ है कि यहाँ कोई मुसलमान रहेगा ही नहीं, यहाँ कोई पैलेस्टीनियन रहेगा ही नहीं, ये सारा हमारा इजराइल बनेगा। और अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनमें और हमास में क्या फ़र्क है? हमास कहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि यहाँ कोई जू बचेगा ही नहीं, सब समुद्र में डूब जाएंगे, यहाँ तो सारा फिलिस्तीन बनेगा। तो ये जब धर्म आधार बनता है आपके देश का और धर्म आधार बनता है आपकी सोच का, तो उसमें बहुत समस्याएं होती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अभी तक भारत ने इस बात से बेनिफिट किया है कि भारत ने अपने देश का आधार धर्म को नहीं बनाया है। और अगर भारत उस दिशा में जाता है तो वो एक ना सिर्फ डिबेट का मसला होगा, उसमें सही सोचने वाले लोगों को उसमें बोलना भी चाहिए और बोलते भी रहेंगे। तो जो लास्ट कॉलम था उसका तात्पर्य यही था। अगला सवाल गौतम सिंह का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ा उनका सवाल लंबा है। बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने राम मंदिर के प्रभाव की गंभीर रूप से गलत गणना की है एक तरह से,
और वे खुश हैं ये मानकर कि हिंदू इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने के विचार को स्वीकार करेंगे। अब बोल रहे हैं उन्हें ये लगता है कि वो भूल गए हैं कि जिस समय भाजपा ने इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखा, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था और चुनावों में इसे मोहर मिल गई थी। कांग्रेस इस मुद्दे के भावनात्मक मूल्य को भारी रूप से कम आंक रही है, जो लोगों के दिलों में गहराई से अंकित है और केवल हिंदी हार्टलैंड में ही नहीं, जैसा कि कई राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं। देखिए, इससे हर जगह असर तो पड़ेगा, क्योंकि 80-82% लोग तो हिंदू हैं ही जी। और जो हिंदू हैं उनमें भगवान राम की आस्था भी है। लेकिन आस्था के नाम से हर कोई वोट नहीं देता है। अगर आस्था के नाम से हर कोई वोट देता तो ये तो बीजेपी कभी यहाँ सत्ता से जाती ही नहीं जी। और बीजेपी हमेशा ही सत्ता में रहती। तो और भारत का जो चुनाव होता है वो राज्य राज्य में अलग होता है। तो अगर बीजेपी का भी आप देखें, नरेंद्र मोदी की बीजेपी का, तो उनकी सीटें आती हैं, लेकिन उनकी सीटें कॉन्सेंट्रेटेड कुछ राज्यों में आती हैं और उनमें काफ़ी आ जाती हैं। तो आप सोचे कि अरे बड़ी स्वीप आ गई भारी, तो बड़ी भारी स्वीप आई, लेकिन सीटें तो 303 ही आई ना। 303 कितनी होती हैं? भारत में 272 मेजॉरिटी का मार्क होता है, तो 303 तो उससे 31 ऊपर ही तो हुई ना जी। तो ये वो नहीं जो इंदिरा गांधी की 350-56 आती थी, या जैसे राजीव गांधी की 414 आती थी। वो आती हैं सीटें जब धर्म के नाम से नहीं आती हैं और आइडेंटिटी के नाम से, एथनिसिटी के नाम से नहीं आती है। वो होती हैं जब आपकी अपील कट क्रॉस करती है सारी आइडेंटिटी के इश्यूज को। तो वो सिर्फ राम मंदिर से नहीं होने वाला है। हो जाए तो मैं कहूँगा कि मुझे ताजुब होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसे होने वाला है, क्योंकि लोग जाएंगे मंदिर में सब, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो मंदिर में जाएगा वो उसी के हिसाब से वोट देगा, क्योंकि राम मंदिर का जो मसला है, जो इशू है, ये तो अब 30 साल से ऊपर से चल रहा है, 1989 से चल रहा है। और 1989 से काफ़ी लोग जिन्होंने मंदिर के लिए वोट देना है, मंदिर के लिए वोट देते आए हैं जी। वो देंगे ही। हो सकता है थोड़े बहुत और बन जाए, पर ये नहीं होगा कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे तो आप भगवान राम के खिलाफ हैं। भगवान राम भी कोई इतने ज़्यादा पार्टीजन नहीं होते कि आप सिर्फ मुझे जिस साइड को मैं कह रहा हूँ उसको वोट। तो मैं देखता हूँ कई बार क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो लोग हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। कई बार आईपीएल का मैच हो रहा होता है तो दोनों आईपीएल के जो ओनर होते हैं टीम के, दोनों की टीम के ओनर अपने अपने हाथ जोड़ के ऊपर आंखें बंद करके। तो मैं सोचता हूँ जो भी भगवान हो, जहाँ भी ऊपर हो नीचे हो, क्या पता सब जगह हो, वो इतना अंडर एम्प्लॉयड तो नहीं होगा ना, इतना खाली तो नहीं होगा कि आके यहाँ क्रिकेट के मैचों का फैसला करे। अच्छा, उसके अंदर भी भगवान इतना पार्टीजान तो नहीं होगा ना कि यार ये अच्छी पूजा कर रहा है, मैं इसकी टीम को जिता देता हूँ। भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है, आईपीएल में जो टीम जीती वो भगवान की टीम है ना। तो ये भगवान के नाम में बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल तन्मय दत्ता का है। बोल रहे हैं, हाय शेखर और अपूर्वा, मैं HKP SKS का कोई भी एपिसोड कभी नहीं मिस करता हूँ। मैं पहली बार सवाल भेज रहा हूँ तो इसके लिए आपको मुझे मेडन क्वेश्चन का एडवांटेज देना चाहिए। तो चलिए, इनका सवाल है कि 2 सवाल भेजे तो उनमें से एक सवाल है कि मैं स्कूली बच्चों सहित बहुत सारी युवा भीड़ को धार्मिक मान्यताओं पर पागल होते हुए देख रहा हूँ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये बेरोजगारी है या घर में हो रही बातचीत? क्या ये समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा है? देखिए, धर्म का भी एक वेव आती है और वेव जाती है। ऐसे लगता भी है कई बार जब आपके पास फ्रस्ट्रेशन हो, जैसे मैंने कहा अब आईपीएल मैच हो रहा है, आपकी टीम हार रही है, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, तो अब क्या सोचेंगे? किसी को याद करते हैं भगवान के पास अगर इतना ही टाइम हुआ है ना कि छक्का किसका लगे या ना लगे, तो इसका मतलब भगवान के पास भगवान तो सबसे ओवरवर्क्ड है, उसको तो सारी दुनिया चलानी है जी। तो उसमें ये सोचना कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास कुछ काम करनी है, चलो भगवान का नाम लेते हैं, तो ये एक दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उस तरीके से कुछ चलता है, तो कुछ समय ये चल रहा है और ये चलेगा, और पहले भी चला है कुछ समय तक। लेकिन देखिए, इससे कभी सिर्फ किसी का पेट नहीं भरता है, क्योंकि भगवान भी किसी को बिना कुछ किए नहीं देते हैं कि वो आदमी सुबह से रात तक मेरी पूजा कर रहा है और मेरे लिए भजन सबसे अच्छा गाता है, या मेरे लिए आप और धर्मों की बात करें तो सबसे अच्छी अजान लगाता है, या सबसे अच्छा क्रिसमस पर कैरल गाता है, तो मैं उसी को कुछ दे दूंगा। तो ऐसे नहीं होता। भगवान, अब अगर मैंने तो बहुत धर्म कर्म पढ़ा नहीं है,
पर देखिए, अगर आप भगवत गीता की बात भी करें तो वो कर्म की बात ही कहते हैं ना, कि भगवान आपको उतना ही रिवॉर्ड करेंगे जितना कि आप काम करेंगे। उसमें ये जुलूस निकालने से, चाहे आप किसी भी धर्म का, किसी भी भगवान के नाम का जुलूस ना निकालें, जो भी करें, आपको काम किए बिना, आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, आपके कोई हुनर आएगा, आप में एबिलिटी आएगी तो नौकरी मिलेगी। कौन बनेगा करोड़पति भी आप तभी जीतेंगे जब आपकी जनरल नॉलेज होगी, आपने तैयारी करी होगी। जी। तो लॉटरी तो कभी करोड़ों में से एक ही निकलती है। तो ये सब कहने की बातें हैं। तो ठीक है, कई बार जब लोग खाली होते हैं तो ज़्यादातर फंडामेंटलिस्ट लोग वही बनते हैं किसी भी धर्म में जो खाली होते हैं। अगला सवाल रोहन नवलकर का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, जैसा कि पिछले कुछ स्थानीय चुनावों और उपचुनावों में बीजेपी द्वारा टीएमसी में दल बदल देखने के बाद कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल के रूप में देखा जा रहा है। क्या वेस्ट बंगाल में कमजोर टीएमसी से कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, मुझे लगता नहीं कि कमज़ोर टीएमसी भी कमज़ोर हो रही है और कांग्रेस को उससे फ़ायदा नहीं होगा। समस्या क्या है? समस्या सारी इंडिया ब्लॉक में ये है कि पार्टनर तो अब बन गए, अब खड़े हो गए मंच पे, लेकिन आपके वोट क्या ट्रांसफरेबल हैं? जो कांग्रेस के वोटर हैं वेस्ट बंगाल में, चाहे जितने भी हों, चाहे 5% हों, 6% हों, 8% हों, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ खड़ा ना हुआ और वो बोले कि हम इसलिए नहीं खड़े हैं कि टीएमसी है, तो वो 8% क्या टीएमसी को वोट देंगे या फिर वो बढ़ जाएंगे या उनमें से कई बीजेपी को चले जाएंगे। तो भारत में बहुत कम पार्टियों का ट्रांसफरेबल वोट है। जैसे समाजवादी पार्टी का काफ़ी वोट ट्रांसफरेबल है, बीएसपी का काफ़ी वोट, बीएसपी का सबसे ज़्यादा वोट ट्रांसफरेबल है, लेकिन बाकी पार्टियों का ये कहना कि वोट ट्रांसफरेबल है इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी की गठबंधन बनाने में हमेशा एक कमज़ोरी रहती है, क्योंकि दूसरी पार्टियां ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफरेबल है। इसका मतलब कांग्रेस वहाँ खड़ी नहीं है तो कांग्रेस बोले अरे ये मेरा साथी है, तुम इसको वोट दो। तो उसमें एक समस्या होती है। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का भी ये रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस सोचती है कि हम तो इतनी सीट, देखिए पिछली बार बिहार में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बिहार में कितनी सीटें ली आरजेडी से, 70 के ऊपर सीटें ली और जीती मेरे ख्याल 20 के आसपास। अगर कांग्रेस ने वहाँ पे अपनी थोड़ा सा ह्यूमिलिटी के साथ 40-35 सीटें ली होती, शायद फिर भी 20-22 जीत गए होते। लेकिन बाकी जो 35-30 थी, 35-40 थी, उनमें शायद आरजेडी 10-15 और जीत जाती। उस 10-15 में ही उनके अलायंस की सरकार आ जाती जी। तो नीतीश कुमार की कहानी शुरू ही नहीं होती और कहानी शुरू नहीं होती तो आज यहाँ तक फिर से नहीं पहुँचती इस नए मोड़ के ऊपर। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो एरोगेंस है पुरानी, जो मैंने पहले कहा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो अभी नहीं गई है और उससे भी एक समस्या हो रही है ये अलायंसेस करने के लिए। अब जैसे आप बोले कि पंजाब में कांग्रेस, पहली सीटें कांग्रेस की आई थी अच्छी वहाँ पे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उसको स्वीप किया हुआ है पंजाब को। तो वो आपको क्यों इतनी सीटें देगी जितनी आप पिछली बार लड़े थे वहाँ पे? तो आम आदमी पार्टी आपसे कहेगी देखिए यथार्थवादी बनिए, रियलिस्टिक बनिए और जितना आपका बनता है उतनी सीटें आप 3 लीजिए, 4 लीजिए, कुछ ऐसी बोलेगी। कांग्रेस बोलेगी नहीं हम तो कांग्रेस पार्टी है, मुझे तो 13 में से 11 चाहिए, 10 चाहिए। तो ये कांग्रेस के हित में है कि ये अलायंस बने जी, क्योंकि कांग्रेस के देखिए 2 चुनाव में कांग्रेस के 44 और 52 सीटें आई हैं। पिछली बार जो 52 भी आई हैं ये मिसलीडिंग है। 52 में से 19 तो केरला में आई हैं और 8 या 9 तमिलनाडु में आई हैं। तो बाकी देश में तो इक्का दुक्का सीट इधर उधर आई है। तो कांग्रेस को, ये कांग्रेस के हित में है अगर ये अलायंसेस हों, तो उस चक्कर में शायद उसकी 8-10 सीटें, 20 सीटें भी आ जाएं, शायद और भी आ जाएं, 80 आ जाएं, 70 आ जाएं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाए, फॉर्मली बन जाए उनका जी। तो उससे फिर पार्टी आगे चलती है। क्योंकि जब पार्टी नीचे होती है तो उसको फिर बहुत एलाइज ढूंढने पड़ते हैं और उनके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब देखिए कि बीजेपी 1984 में बीजेपी की सिर्फ कितनी सीटें आई थी? 2 सीटें आई थी, 2। तब राजीव गांधी कहते थे जब उनकी 414 सीटें आई थी कि विपक्ष के लिए हमने नया फॉर्मूला निकाला है 10+2+3। वो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है ना, 10वीं क्लास तक, फिर 2 क्लास और फिर 3 साल कॉलेज। तो हमने अपोजिशन के लिए भी 10+2+3, क्योंकि 2 उसमें से बीजेपी के थे, 3 उसमें से मेरे ख्याल सोशलिस्ट थे और 10
जनता पार्टी, कुछ ऐसे थे। तो सचमुच में 10+2+3 थे। बाकी कुछ द्रविड़ पार्टीज की सीटें थी, कुछ लेफ्ट की सीटें थी वगैरह वगैरह। तो ये जब डाउन एंड आउट आप होते हैं तब आपको इतना चौड़ा होकर बात नहीं कर सकते जितनी आप सत्ता में या सत्ता के पास हो तब करते हैं। अभी कांग्रेस का हित इस बात में है कि गठबंधन बने और कांग्रेस उसमें ज़्यादा ईगो पर ना बैठ के और ज़्यादा इतिहास पर ना बैठ के भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि भविष्य इतिहास आपको कभी आगे नहीं लेके जाएगा। पॉलिटिक्स तो आज हो रही है ना, उससे क्या भविष्य बनेगा वो सोच के आगे चले। जी, अगला सवाल रूबन लोगनाथन का है। वो बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस अपने स्टेट एलाइज से बहुत ज़्यादा सीटों की मांग न करके और गैर कांग्रेसी नेताओं को गठबंधन का नेतृत्व देकर इंडी गठबंधन में समझौता करने में सक्षम होगी? देखिए, यही बात मैंने अभी कही है आपसे उसी बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये कांग्रेस का टेस्ट है। कांग्रेस का टेस्ट ये है कि कांग्रेस क्या दिल बड़ा है कि नहीं, और कांग्रेस का दिमाग चतुर है कि नहीं। क्योंकि अगर दिमाग चतुर हो, देखिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब बीजेपी की 2 सीटें आई तो बीजेपी ने वहाँ से रीबिल्ड करना शुरू किया। जब 1989 में कांग्रेस की करीब 200 सीटें आई, मेरे ख्याल 197 के करीब सीटें आई राजीव गांधी की, सबसे ज़्यादा थी। राजीव गांधी ने कहा मैं सरकार नहीं बनाऊंगा क्योंकि फैसला जनता का मैंडेट मेरे खिलाफ है। उसके बाद तो कई सरकारें 200 से कम में बन गई। तो उस समय में जनता दल के पास 160 सीटें थी। नेता एक तरह से वीपी सिंह थे, हालांकि उनका नियंत्रण नहीं था पार्टी के ऊपर, लेकिन कैंपेन उन्होंने किया था बोफोर्स वगैरह के ऊपर। राजीव गांधी की सरकार छोड़ के गए थे, तो उनके अंडर एक सरकार बनाने का फैसला हुआ। बने कैसे, जब उनकी तो सीटें करीब 160 थी, तो बीजेपी ने कहा हम इसकी सपोर्ट करेंगे बाहर से। अच्छा। अब उनकी राजनीति और बीजेपी की राजनीति बिल्कुल अलग थी। उनकी जो पार्टी थी उसको मुसलमानों ने सबने वोट किया था, क्योंकि मुलायम सिंह, लालू सब उनकी पार्टी में थे। वो इंडिया की लिबरल लेफ्ट की पार्टी थी, बल्कि कास्ट बेस्ड पार्टीज, मुस्लिम वोट बेस्ड पार्टीज या जिनको सेकुलर पार्टीज कहते थे, वो पार्टी थी वो। उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी वही थे। उनके और सपोर्टर बाहर से लेफ्ट थे जी। लेफ्ट और बीजेपी की जानी दुश्मनी है आइडियोलॉजिकली, वैसे नहीं कि मारने की जानी दुश्मनी है, केरला में होती है, कभी कभी मारते भी एक दूसरे को जानी लेवल पे। तो बीजेपी ने एक ऐसी सरकार को सपोर्ट किया, हालांकि बीजेपी के खुद की अच्छी सीटें 70-80 कुछ ऐसी सीटें आई थी, मुझे एकदम याद नहीं है अभी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट किया लेफ्ट के साथ मिलके कि कांग्रेस बाहर रहेगी, जो सत्ता से बाहर रहेगी वो कमजोर होगा। और वैसे भी ये सरकार तो बहुत दिन चलेगी नहीं, ये गठबंधन की खिचड़ी सरकार है, गिर जाएगी। जितनी गिरेगी, बार बार चुनाव होंगे, उससे हम मजबूत होते जाएंगे। तो देखिए, अपने भविष्य को देखने के लिए आपने कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। आपने ये नहीं कहा कि हम 80 लेके आ रहे हैं या 90 लेके आ रहे हैं, 100 लेके आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारा बनाइए, हम सरकार ज्वाइन करेंगे, 8 कैबिनेट पोजीशन हमें दीजिए, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपना फ्यूचर, भविष्य की राजनीति को देखा, और उसी की वजह से फिर ये 2014 में 282 सीट लेके आए, और उसी की प्रोसेस को, मोमेंटम को आगे लेके फिर 303 सीटें लेके आए। तो राजनीति बहुत पेशेंटली, ये जैसे पुराने ज़माने में सुनील गावस्कर टाइप टेस्ट मैच की इनिंग्स बनती थी, ये ऐसे होती है जी। और ख़ास करके जब आप नीचे हो, और नीचे से उठना अगर आपने देखना है तो ये हमारी जनरेशन नहीं, हमारी पीढ़ी ने वो देखा है बीजेपी को 2 से 303 पे आते हुए जी। अगला सवाल मृदुला जुलुकुंटा का है, हमारी मेंबर हैं। बोल रही है, मेरा सवाल अमेरिकी चुनाव का भारत पर प्रभाव पर है। अब जब ऐसा लग रहा है कि फिर से बाइडेन बनाम ट्रंप की संभावना है और एक हाई चांस है कि ट्रंप जीत सकते हैं, ये मानते हुए कि 2024 में मोदी जीतेंगे, क्या भारत अमेरिका संबंधों के प्रति ट्रंप के रुख में कोई बदलाव आएगा? ट्रंप के रुख में भारत अमेरिका संबंधों के प्रति बदलाव शायद नहीं आएगा, लेकिन ट्रंप की जो एक पोजीशन है अमेरिका की, जो वर्ल्ड व्यू कहते हैं, दुनिया में अमेरिका कहाँ होना चाहिए, वो भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वो अमेरिका को आइसोलेशनिस्ट अमेरिका बनाना चाहते हैं कि तुम सब लोग यूरोप वाले भाड़ में गए। तो अभी आप देखें कि एक आर्टिकल हम शेयर करेंगे आपसे, सी राजा मोहन का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में।
उन्होंने कहा है कि अब तक अमेरिका जो है, जो सबसे डिस्टेंट पावर है, सबसे दूर है जी, वो सिक्योरिटी गारंटर थी यूरेशियन रीजन की, यूरोप की भी और एशिया की भी। ट्रम्प तो कहते हैं ऐसे नहीं करूंगा, मैंने क्या ठेका लिया हुआ है, तुम यूरोप वाले अपना संभालो, एशिया वाले अपना संभालो, मैं चीन से अपनी इक्वेशन बनाऊंगा, मैं रशिया से अपनी इक्वेशन बनाऊंगा। तो वो अमेरिका को एक आइसोलेटेड आइसोलेशनिस्ट पावर बनाना चाहते हैं। वो उनकी प्रपोजिशन भी है, वो चुनाव में उनका आइडिया भी है। तो एक बात ट्रम्प के बारे में माननी पड़ेगी, आप उनको पसंद करें या ना करें, लेकिन ये सोच के चलिए कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत हो। जी, जब उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो ओबामा ने एक संधि साइन की थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक देगा और उसके बदले में ईरान के ऊपर सैंक्शंस वगैरह कम हो जाएंगी, JCPOA बोलते हैं उस संधि को, तो उन्होंने कहा कि मैं उससे वापस हो जाऊंगा। तो सबने कहा शोर कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको चलता रहने देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने फटाफट उसको कैंसिल कर दिया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से मैं बाहर निकल जाऊंगा, जो ट्रेड की पार्टनरशिप थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम निकल जाएंगे, बूम, एकदम निकल गए। तो वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए भारत को इस बात की चिंता होगी कि अगर वो बोले कि ठीक है अब मैं सिक्योरिटी गारंटर नहीं हूँ यूरेशियन रीजन का, तो फिर भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ये सारा जो एक बैलेंस ऑफ पावर है दुनिया में, ये उथल पुथल हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल लूँगी उत्सव गोयल का। वो बोल रहे हैं हाल ही में सफल फिल्म 12th फेल के मद्देनज़र मैं भारत की UPSC और IAS सिस्टम पर आपके विचार पूछना चाहता हूँ। बोल रहे हैं क्या ये उन कॉलोनियल ट्रेडिशंस में से एक नहीं है जो हमें विरासत में मिली है? IAS IPS की पूरी अपील फ्यूडलिज्म पर आधारित है, जहाँ राजा के समान किसी व्यक्ति के पास शक्ति होती है और उसे ऐसे लोगों द्वारा सलाम किया जाता है जिनके पास समान शक्ति नहीं होती है। अधिकांश IAS का समाज पर लिमिटेड पॉजिटिव प्रभाव होता है। वे सिविल सेवकों के बजाय मास्टर्स के रूप में काम करते हैं। वे बस एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं जहां वे आम आदमी के प्रति सबसे कम जवाबदेह होते हैं। वेस्टर्न देशों में पब्लिक ऑफिस बेयरर्स की जवाबदेही होती है और वे राजा की तरह बर्ताव नहीं करते, वो नॉर्मल प्रोफेशनल तरीके से जवाब देते हैं। UPSC परीक्षाएं वास्तविक दुनिया की समस्याओं से बहुत कम संबंध रखते हुए आयोजित की जाती हैं। लोग ऐसे स्टडी मटेरियल्स पढ़ते हैं जो ज़्यादातर आउटडेटेड और इररेलेवेंट होते हैं। क्या भारत को इस कुप्रथा से दूर जाकर इस प्रथा को ग्लैमराइज करना बंद नहीं करना चाहिए? क्या हमें इसके बजाय उद्यमियों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सी बातें कह दी हैं और आपकी बहुत बातों में दम है और इसके लिए बहुत बड़ी डिबेट चाहिए। आपने कम से कम 10 बातें कही हैं जिनमें से अलग अलग डिबेट चाहिए जी। लेकिन एक बात तो है कि कोई हमारे देश में बहुत इनजस्टिस है। किसी को मौका ऊपर आने का कहाँ मिलता है? कौन कॉलेज से आया, कौन से स्कूल से आया, किसके माँ बाप कौन थे, इस बेसिस पे बहुत लोगों को बहुत चीज़ें मिलती हैं। एक ज़माना था कॉर्पोरेट दुनिया में सारी जॉब्स, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर में हो, चाहे वो टाटा में, इसी बेसिस पे मिलती थी जी। कि आप इस कॉलेज में गए, इस स्कूल में गए, आपके माँ बाप ये थे, वगैरह वगैरह। ये जो एक IAS IPS जो UPSC सिस्टम है, ये जैसे IIT का सिस्टम है या जैसे नीट का सिस्टम है, ये मेरिटोक्रेटिक सिस्टम है। अब आप उसको पसंद करें, उसका जो आउटकम है उसको पसंद करें या ना करें, कि आपकी जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विस के गवर्नेंस सिविल सर्विस के थ्रू होनी चाहिए कि नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन उसमें जाने का चांस, जो ऐसा इम्तिहान होता है UPSC जैसा, वो फेयर होता है। वो ब्रूटल होता है लेकिन वो फेयर होता है और उसमें हर किसी को मौका होता है। अब ठीक है, उसके अंदर बहुत इनजस्टिस आती हैं। उसके अंदर इनजस्टिस कैसे आती हैं कि अब कोचिंग बहुत महंगी होती है। हर किसी का परिवार तो कोचिंग के पैसे दे नहीं पाता है। हर किसी के पास कोई बड़े शहर में रहने की जगह नहीं होती है कि वो कोचिंग वहाँ पे करा सके। तो इन चीज़ों से आपकी बात ठीक है, इसका जो सिस्टम है थोड़ा बदलना चाहिए। बदलना इसलिए भी चाहिए कि फिर वो बाय रोट लोग तैयारी करके, पढ़ाई करके, वो बिल्कुल जैसे पहले +2 की टेंशन होती थी, ऐसे UPSC +2 में जैसे कहते हैं 99% आएंगे तभी आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जाएंगे या LSR में जाएंगे। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी देश में भी ऐसे ही है जी। इसके अंदर आप देखिए कि लाखों लोग अपीयर होते हैं और उसमें से थोड़ों का नंबर आता है। तो इसको मैं एक तरह का, जहाँ मैं आपकी बात से
सहमत हूँ, और जहाँ 12th फेल ने वो दिखाया है, लेकिन 12th फेल ने क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी दिखाई है तो उससे लगता है कि हाँ बड़ी अपलिफ्टिंग चीज़ हो गई। लेकिन आप देखिए कि ऑड्स क्या हैं, ऑड्स तो बहुत कम है ना जी। कुछ 100 लोग ही आते हैं, लाखों लोग जो अपीयर होते हैं उनमें से, और इतने साल उनके लग जाते हैं, इतने साल वो क्या करें। जी। तो ये सारी बातें, आपकी बात ठीक है। मैं कहूँगा कि जब तक कोई और सिस्टम ना आए, हो सकता है हमारी सिविल सर्विस सिस्टम को और आधुनिक मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन जब तक डिबेट करके डिस्कस करके एक नया सिस्टम ना आए तब तक ये सिस्टम हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम हमें स्टेबिलिटी देता है। और इस सिस्टम में चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट सिस्टम हो, कितना भी ज़्यादा ये खींचातानी, पढ़ाई लिखाई, रटाफिकेशन इसके अंदर हो, उसके बावजूद ये जो सिलेक्शन सिस्टम है ये फेयर है। तो इसको अभी डिसमेंटल नहीं करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए इंक्रीमेंटली, और फिर एक समय जैसे आप कह रहे हैं कि हम एक नई तरह की सिविल सर्विस की परिकल्पना करें, जैसे कि और डेमोक्रेसीज में दुनिया भर में हुई है। देखिए, जो आपने कहा कि जो अफसर होते हैं अपने आप को महाराजा समझ के बात करते हैं, लोगों की नहीं सुनते हैं, राज करते हैं उनके ऊपर, ये इंसान में वेरी करता है जी। कई अफसर होते हैं जो बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं, और वो बिल्कुल फिर लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो इतना हमसे ठीक से बात करता है, फेयरली बात करता है, मेरे राजनेता पॉलिटिशियन कितने एरोगेंट हैं। तो ये हर व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। तो हम एक ही ब्रश से सबको पेंट नहीं कर सकते हैं, ना सफ़ेद पेंट कर सकते हैं, ना काला पेंट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।